अभी अभी जो विधायक महोदय बोल रहे थे वो कायदे से कार्रवाई से डिलीट होना चाहिए। और ये कह रहे थे कि जो अच्छे काम हो उसकी प्रशंसा जो निर्देश मुझे देने थे आसन से मैं दे चुका हूं, जो निर्देश देने थे मैं दे चुका हूं। प्लीज बैठिए, बोलिए आप। ये अभी कह रहे थे, बैठिए प्लीज, बैठिए, बोलिए आप। ये अभी कह रहे थे कि अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। 10 करोड़ रुपए की सड़कें मिली है हर विधानसभा में, एक आदमी की आवाज नहीं आ रही है आपकी। 5 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को मुख्यमंत्री ने दे दिए, एक आदमी ने शाबाशी नहीं दी, धन्यवाद नहीं दिया। हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए चिरंजीवी योजना को 5 लाख से 10 लाख कर दी, एक आदमी धन्यवाद नहीं दे रहा है। अरे अच्छे काम की प्रशंसा करो भाई, प्रशंसा करना सीखो और अपने साथियों को बताओ कि अच्छे काम की प्रशंसा किया करो ताकि आपकी बात मानी जाए और सुनी जाए। अच्छे काम की प्रशंसा करो, आपकी बात दोहरा रहा हूं मैं, अच्छे काम की बता रहा हूं। आप खा रहे हो उसकी गिनाओ। राजस्थान की विधानसभा में बैठे हो, प्लीज राजस्थान की विधानसभा में बैठे हो, राजस्थान की विधानसभा में बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आप सबको इनवाइट मत करिए, आप अपनी बात इधर 10 करोड़ रुपए की सड़कें, 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें हर विधानसभा में, इररेस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस और बीजेपी। तारीफ करो, धन्यवाद दो। जब अपने इधर के साथी बोले तो इन्होंने सुना, वो बोल रहे हैं, सुनिए ना आप, कहां दिक्कत है? आप मेरी तरफ करिए, बोलिए। दस करोड़ रुपए की सड़कों का ये धन्यवाद देते तो अच्छा लगता। आज अप्रोप्रिएशन ऑन फाइनेंस बिल है, आगे आने वाले साल का लेखा जोखा है, क्या बजट दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में जब यहाँ बजट दिया गया तो पूरे हिंदुस्तान में ये बात उठी कि मुख्यमंत्री हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा हो। और बजट के बारे में चर्चा हुई कि ऐसा बजट आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इनके पास बजट के ऊपर बोलने को तो कुछ नहीं, किसी के पास में कोई हर हर महादेव, कोई घर घर की बात, कोई योजना, कोई बजट में क्रिटिसाइज की बात करते, बजट में कोई सजेशन देते। आज मुख्यमंत्री का रिप्लाई है, कोई ऐसी चीज आती जो जनता के भले की होती है और उसको ऐड कर सकते तो हम सबको खुशी होती। लेकिन आपको सजेशन नहीं देना है, आपको सजेशन नहीं देना, आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, फाइनेंस का मामला है और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से लेके 2004 तक और 2004 तक का डेवलपमेंट और 4 से 14 तक का डेवलपमेंट और 14 से लेके आज तक की स्थिति पूरी दुनिया के सामने है। इस हाउस में जितने आदमी बैठे हैं और जो भी आदमी इस बात को सुन रहा है, हर आदमी की अगर मालिकाना हैसियत बनी तो 4 से 14 के अंदर बनी। और 14 के बाद में क्या हुआ? 14 के बाद में न केवल आम आदमी की हैसियत में गिरावट हुई बल्कि हमारे हिंदुस्तान की करेंसी की भी आधी गिरावट हो गई। हमारी वैल्यू आधी रह गई पूरी दुनिया की नज़र में। जो डॉलर 55-56 रुपए का था, इस बजट सत्र के चलते चलते 2 रुपए बढ़ गया और आज 77 रुपए क्रॉस कर गया। ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आधार कार्ड पे इन्होंने बहुत हंगामा मचाया, नरेगा के ऊपर बहुत हंगामा मचाया। आज उन्हीं बातों का पालन कर रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं। एक आदमी की हिम्मत नहीं है कि उसके अगेंस्ट चले जाए, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे राइट टू फूड हो। अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत हुई तो मनमोहन सिंह जी के समय हुई और मनमोहन सिंह जी के समय ही हर आदमी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। ठेले वाले के पास पैसा, बैलगाड़ी वाले के पास पैसा, हर आदमी के पास, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे कोई भी आदमी हो। अगर किसी भी आदमी की मालिकाना हैसियत में इजाफा हुआ तो 4 से 14 के बीच में हुआ। मैं उस दौर से वाकिफ़ हूँ और इस दौर से यह भी वाकिफ़ है सारे लोग कि चाहे एग्रीकल्चर ज़मीन हो, चाहे किसी के मकान का मामला हो, किसी की संपत्ति अगर 20 लाख की थी तो उसकी 4 से 14 के बाद में संपत्ति 20 लाख की संपत्ति 2 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ वाले की 20 करोड़ की हो गई। और ये कोई जाति धर्म विशेष की नहीं हुई, ये पूरे हिंदुस्तान की हर आदमी की हुई। और पूरे हिंदुस्तान ने अगर तरक्की करी तो 4 से 14 के पीरियड में करी। 4 से 14 के बाद में अभी ये बात बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, उपनेता प्रतिपक्ष भी बैठे थे यहाँ,
बोले 5 राज्यों के चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव हुए और गधों की संख्या कम हो गई। मैं पूछना चाह रहा हूं, देखिए उस बात बताना को चाह रहा हूं, नहीं मैं बताना चाह रहा हूं, मैं जवाब दूंगा इस बात का। एनिमल जवाब दूंगा इस बात का। एनिमल से, किसी प्रकार के एनिमल से आप इंसान की तुलना नहीं कर सकते। वो बात डिलीट करा दी हमने इसमें से। आप अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपने रघुराम राजन को यहां से भगा दिया। और मैं ये नहीं कहता किस गधे को लाके बैठाया आपने, किस पर्पज से बैठाया आपने, कि नोटबंदी एक शेर से तुलना कर देता हूं इस बात की। वो दौर भी देखा है, वो जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जो नोटबंदी की हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जब जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी बीमार होगी तो इस नोटबंदी की याद पूरे सदन को आएगी हमेशा। मैं, चूंकि अप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंस का मामला है, मैं 2-3 बातें जयपुर के विस्तार के लिए, जयपुर के और राजस्थान की इंडस्ट्री के लिए बोलना चाहूंगा। पिछले बजट की घोषणा है और मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि जैम बोर्ड्स की स्थापना की जानी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा कि जैम बोर्ड्स की स्थापना के लिए बहुत बड़ा प्रपोजल आया और ये ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन पे है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि उसको न केवल फाइनल किया जाए बल्कि एक रीजनेबल रेट पे जैम बोर्ड्स के लिए ज़मीन अलॉट की जाए, जिससे पूरे राजस्थान की इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कलर स्टोन का बहुत बड़ा बिजनेस है सभापति महोदय, और कलर स्टोन का जयपुर से जो बिजनेस होता है उसकी संख्या करीब 8,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ का तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और 4,000 करोड़ रुपए का बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में होता है। अगर जैम बोर्ड्स यहाँ एक बड़े लेवल पे बन जाता है और सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन मिलती है तो हम आज जो 8,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं उसकी संख्या हम 80,000 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जयपुर का और राजस्थान का नाम रोशन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं कि डायमंड इंडस्ट्री और कलर स्टोन इंडस्ट्री, इसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस जयपुर के ऊपर है। जयपुर में पूरी दुनिया से हम कलर स्टोन इंपोर्ट करते हैं और जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर इस इंडस्ट्री को हम और सुविधाएं दे दें, और जैसे अभी परकोटे के अंदर और वॉल सिटी के अंदर कलर स्टोन की मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं होती है तो वॉल सिटी के अंदर होती है। तो सेंट्रल जेल एक बहुत बड़ी जगह है, जेल के हिसाब से अनुपयुक्त है और इनसिक्योर भी है। मैंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी और मैं आज सदन के माध्यम से, सभापति महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल जेल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पर ज्वेलरी वाले, इंडस्ट्री वाले जो लोग बाग जो कलर स्टोन की मैन्युफैक्चरिंग वॉल सिटी के अंदर करते हैं उनको छोटे छोटे प्लॉट अलॉट कर दें। तो इससे अभी क्या होता है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि जो भी कस्टमर बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से या इंडिया के दूसरे शहरों से आता है उसको एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। वो किसी एक घर में जाता है तो उसके पड़ोसी के माल का उसको आइडिया नहीं होता। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो जाए जहां सारे माल की अवेलेबिलिटी हो और वहां से सारे माल का उसको कस्टमर को आइडिया मिले और उसकी डिमांड पूरी हो सके। हम आज भी पूरी दुनिया में अपना बहुत अच्छा मुकाम रखते हैं। अगर हमने इस ओर ध्यान दिया तो हम इस इंडस्ट्री को 4 चांद लगा सकेंगे और बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, रसद मंत्री यहाँ नहीं है, अभी उधर से भी आवाज़ आ रही थी। राशन कार्ड की संख्या जयपुर शहर में 8,88,000 राशन कार्ड जयपुर शहर में है और जो कवर्ड संख्या है वो 1,44,000 लोगों को हम राशन खाद्य सुरक्षा के अंदर देते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोविड जैसे समय में भी जब हम सबको राशन दे रहे थे तो उस वक्त केंद्र सरकार ने हमारे 50 लाख लोगों का राशन काट लिया और राजस्थान सरकार ने अपनी जेब से दिया। जयपुर में इसकी संख्या सबसे कम है, 16% कवर्ड है। तो मेरी सदन से गुजारिश है कि सब लोग मिलकर के इस बात पे सोचें कि जिस जिले में सबसे कम रेशो है, रिक्वायर्ड रेशो 60% है, दूसरी जगह की ज़्यादा तादाद होने से कहीं 80% कवर हो गया, कहीं 70% कवर हो गया, कहीं 60% कवर हो गया और कहीं ज़्यादा जुड़ गए, लेकिन जयपुर में बहुत कम जुड़े हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 60% का रेशो कवर करते हुए जयपुर में तमाम लोगों को राशन की सुविधाएं दी जाए, जिससे आम आदमी को राशन मिल सके, आम आदमी को सुविधा मिल सके। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिन 50 लाख लोगों को राशन और मिलना चाहिए था और हमने दिया अपनी जेब से,
केंद्र सरकार ने काट लिया। आप लोगों को हमारे साथ मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए कि राशन के मामले में भेदभाव मत करो किसी स्टेट के साथ में। राशन के मामले में राशन दो, सभी आदमियों को, जितने राशन कार्ड लोगों के बने हुए उन सबको राशन कार्ड मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बात और सभापति महोदय, जल जीवन मिशन से लेकर केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको हम कंट्रीब्यूशन 90% तक देते हैं। और राजस्थान की स्थिति पानी के मामले में ऐसी है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है और पानी की अवेलेबिलिटी कम है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन लाना ले जाना बहुत बड़ा खर्चा है। तो जिस तरह का मर्तबा बैकवर्ड स्टेट्स को दिया जाता है या पहाड़ी इलाके को दिया जाता है, उससे ज़्यादा कायदे से तो इनको 100% फंडिंग राजस्थान में देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे स्टेट को मिल रही है, बैकवर्ड स्टेट्स को, पहाड़ी स्टेट्स को 90% शेयर मिल रहा है, ऐसे राजस्थान को भी 90% शेयर मिले तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय हो और पूरे राजस्थान को हम, जो पहले हर घर नल स्कीम होती थी, जल जीवन मिशन के तहत हम हर आदमी के घर में पानी ले जाके दे सकें, आम आदमी का उद्धार हो सके, आम आदमी को पानी मिल सके, ऐसी सुनिश्चितता हमको करनी चाहिए। और सबको मिलजुल के बियॉन्ड पार्टी लाइन आवाज उठानी चाहिए कि 90% राजस्थान को जल जीवन मिशन में 90% का शेयर दो, ताकि हम हर आदमी को पानी की सप्लाई और पानी से महरूम नहीं रहे और पानी उनको मिल सके। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। स्कूल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ स्कूलें सब जगह और बहुत सारी स्कूलें हम नहीं खोलने जा रहे हैं। और महात्मा गांधी स्कूल जो मुख्यमंत्री जी ने दी, पिछले साल 150 स्कूल खोली। इतना अच्छा मैसेज, इतना बढ़िया मैसेज कि लोग बागों ने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने शुरू कर दिए। मेरे यहाँ एक महात्मा गांधी स्कूल है, 150 बच्चे होते थे पहले महात्मा गांधी स्कूल होने से पहले, आज 1000 से ऊपर बच्चे हैं। 60 स्टूडेंट के लिए 4-4 हज़ार फॉर्म आते हैं, 60 स्टूडेंट लेने होते हैं और 4000 के फॉर्म आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, और संज्ञान लेके 2000 स्कूलें आगामी वर्ष में इंग्लिश मीडियम खोलने की घोषणा की। एक छोटी सी प्रॉब्लम इन स्कूलों में है, मेंटेनेंस के नाम पे, पियोन के नाम पे, साफ सफाई के नाम पे 5-6 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं। इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए ताकि स्कूलों के अंदर मेंटेनेंस का, जो एक बहुत पुरानी परिपाटी चली आ रही है, छोटी सी फंडिंग है, उसमें मेंटेनेंस नहीं हो पाती और स्कूलों में जो मैनेजमेंट का काम है और जो साफ़ सफाई का काम है वो पूरी तरह ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पाता। तो मेरी गुजारिश है कि जितनी भी रकम अप्रोप्रिएट हो, जितनी ज़रूरत पड़े, एक बड़ी स्कूल में, जिस स्कूल में आप 1000, 1500, 2000 बच्चे, 4, मेरे यहाँ एक स्कूल है जिसमें 4500 बच्चे हैं, तो इतने से पैसे से उनका काम नहीं चलता है। वहाँ कुछ आदमी आपको इस काम के लिए देने चाहिए, कुछ फंडिंग देनी चाहिए ताकि उससे स्कूल की मेंटेनेंस और काम बराबर चल सके। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि एक का जो हमारे यहाँ अभी एक कॉलेज की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, और मेरे यहाँ एक कॉलेज जामडोली में पिछले उसमें सैंक्शन की, उसकी ज़मीन आवंटन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़मीन, अगर उसकी ज़मीन मिले और उसमें कुछ फंडिंग हो जाए और अगर उस कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए हमें मिल जाए, तो मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 20 करोड़ रुपए अगर एडिशनल मिलेंगे तो हम कॉलेज की बिल्डिंग बना पाएंगे और कॉलेज को अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे 10 करोड़ रुपए की सड़कें दी और हम वॉल सिटी की सड़कें हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आगरा रोड पे हमारे यहाँ एक विलेज है जामडोली और 3 पंचायतें हैं। पंचायतें चूंकि जेडीए रीजन में आ गई तो पंचायत क्षेत्र बस्सी लगता है, वो हमारी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और जेडीए कहता है पंचायत करेगी और पंचायतें कहती है जेडीए करेगी। तो मेरी गुजारिश है सदन से कि वहाँ एटलीस्ट चारों जगह 10-10 करोड़ रुपए अगर सड़कों के लिए मिलेंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा। और जब भी मुख्यमंत्री जी रिप्लाई करेंगे, ये बात अगर संज्ञान में आएगी तो पूरे क्षेत्र को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि हमें जो जिस तरह का बजट मिला और मेरे यहाँ एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बनी, सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए अगर थोड़ी बहुत फंडिंग मिल जाए तो हमारे एरिया की ग्रोथ हो जाएगी। जो मोबाइल सर्जिकल एक हॉस्पिटल थी जिसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। और ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी अगर थोड़ा और स्टाफ वहाँ अवेलेबल हो जाए
तो आम आदमी को, मेरे इलाके के लोगों को एक फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।